नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये एक मिशन है, मिशन मौसम इसका नाम है। और बात करें तो देश दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, ये एक बड़ा मुद्दा है और इसके जो प्रभाव है अब वो अपने देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। और ये जो समस्याएं हैं ये क्या है कि अब मानव के लिए गंभीर संकट भी उत्पन्न कर रही हैं। तो आज हम देखेंगे कि आखिर ये जो भारत के द्वारा मिशन मौसम को प्रारंभ किया गया है, इसके मंजूरी दी गई है, आखिर किस उद्देश्य के साथ ये मंजूरी दी गई है और ये क्यों कहा जा रहा है कि अब ये मिशन मौसम क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेगा। तो आज हम देखेंगे कि मिशन मौसम है क्या, किस लक्ष्य के साथ ये प्रारंभ किया गया है, इसके अलावा इसके क्या प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो विभिन्न कह सकते हैं कि जानकारियां हैं, जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, दुनिया भर में जो परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मिशन मौसम चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में देश की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन मौसम को मंजूरी प्रदान कर दी है, इसको अप्रूवल मिल गया है। इसके अलावा थोड़ा सा मिशन मौसम के बारे में हम देखें कि आखिर किस उद्देश्य के साथ इसे प्रारंभ किया गया है। तो देखिए, चरम मौसमी जो घटनाएं हैं, जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं, इनकी खास तौर पर सूचना देने यानी पूर्व जो सूचना होती है, जो भविष्यवाणी की जा सकती है और इससे निपटने की भारत की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करने के लिए ये मिशन मौसम प्रारंभ किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक बड़ा बजट आवंटित किया गया है। ये बजट 2000 करोड़ रुपए तक का है। अगर इसके रेगुलेशन की बात करें तो जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, इसके तहत 3 प्रमुख जो संस्थान है भारत के, वो इसे रेगुलेट करेंगे। इसमें शामिल है भारतीय मौसम जो विज्ञान विभाग है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम जो पूर्वानुमान है, ये तीनों मिलकर इसको रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो मिशन है ये खास तौर पे जो टाइम है, जो प्लेस है, उसके स्टैंडर्ड पे अत्यधिक कह सकते हैं कि सटीक और समय पर मौसम एवं जलवायु की जो विभिन्न जानकारियां हैं वो प्रदान करेगा। और इसमें जो प्रमुख जानकारियां होंगी तो देखिए, इसमें मानसून, वायु जो गुणवत्ता है, क्योंकि ये एक प्रमुख मुद्दा है भारत के कई सारे क्षेत्रों के लिए। इसके अलावा जो चरम मौसमी घटनाएं हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। चक्रवात है, कोहरा है, ओलावृष्टि है, वर्षा प्रबंधन के लिए खास तौर पे मौसम हस्तक्षेप की जो जानकारियां हैं वो ये प्रदान करेगा, क्योंकि ये जितनी भी समस्याएं हैं ये अपने देश में विकास में एक बाधक है। जैसे एक उदाहरण की बात करें तो अपने देश में जो मौसम है, मौसम का जो आगमन है, प्रस्थान है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे न केवल किसान ही प्रभावित होते हैं बल्कि अन्य जो गतिविधियां हैं मानव की वो भी प्रभावित होती हैं। इसके अलावा जो चरम मौसमी घटनाएं हैं वो क्या है कि वो भी अपने यहाँ काफ़ी प्रभावित करती हैं क्षेत्रों को। तो इस तरह की जो जानकारी है वो ये मिशन प्रदान करेगा। इसके अलावा इसके लाभ पर अगर हम चर्चा करें कि आखिर इस मिशन के मुख्य एडवांटेज क्या होंगे, तो देखिए, सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा। जैसे अगर बात करें तो अभी भी भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। अधिकांश जो भारत की जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है और ये मुख्य कह सकते हैं कि आय और आजीविका का साधन भी है। लेकिन अपने देश में भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो कृषि है वो मौसम के अनुसार की जाती है, मानसून के अनुसार की जाती है। और मानसून कब आएगा और कब जाएगा, कितना मानसून प्रभावी रहेगा, ये जो जानकारी है ये किसानों तक सही नहीं पहुंच पाती है। इस कारण से जो फसलों का चयन है, उनके बुवाई का जो समय है, उनके कटाई का जो समय है, ये सारे उचित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से अपने देश में जो किसानों की आत्महत्या की घटनाएं आप देखते हैं। किसान हैं वो धीरे धीरे अपने किसानी को छोड़ रहे हैं, या ये कहें तो अपने देश में जो कृषक हैं उनकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो मूल रूप से देखें तो ये क्या करेगा कि अपने देश में जो कृषि सेक्टर है उस पर खास तौर पे सकारात्मक प्रभाव डालेगा। और इससे क्या होगा कि अपने देश में न केवल कृषि क्षेत्र में विकास होगा बल्कि इससे जुड़े हुए जो विभिन्न उप क्षेत्र हैं उनमें भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
इसके अलावा जो आपदाएं हैं, विभिन्न जो मौसमी आपदाएं होती हैं, जैसे चक्रवात है, ओलावृष्टि है, तूफान है, इस तरह के जो विभिन्न आपदाएं हैं उनके बारे में ये जानकारी प्रदान करेगा, जिससे क्या होगा कि संबंधित जो क्षेत्र होगा वहाँ के लोगों को पूर्व अलर्ट कर दिया जाएगा, पूर्व चेतावनी प्रदान कर दी जाएगी और इससे क्या होगा कि उन लोगों को बचाया जा सकता है। जैसे आपने कुछ समय पहले ही देखा कि कई सारे तटीय क्षेत्रों में कई सारे तूफान के प्रभाव देखने को मिलते हैं। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर विभिन्न लैंडस्लाइड या इस तरह के जो विभिन्न जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। बड़े स्तर पे जो क्लाउड बर्स्ट है वो देखने को मिलता है, बड़े स्तर पे मूसलाधार वर्षा देखने को मिलती है, जिसके कारण से बड़े स्तर पे वहाँ पर क्षति देखने को मिलती है। तो ऐसे जो क्षति है उसे बचाया जा सकता है। इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर है यहाँ पर भी इस मिशन मौसम का अनुप्रयोग किया जा सकता है। जो विमानन क्षेत्र है यहाँ पर इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अगर मौसम की सटीक जानकारी हो तो उसी के अनुसार क्या है कि जो विमान के संचालन है वो किए जाएंगे। इससे दुर्घटना होने की जो संभावना है, विलंब होने की जो संभावना है, लोगों के एक्सीडेंट होने की जो संभावना है उसे रोकी जा सकती है। इसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर है, जो वाटर रिसोर्स है और जो टूरिज्म सेक्टर है, यहाँ पर कई सारे अनुप्रयोग इस मिशन मौसम के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। तो इसके कह सकते हैं व्यापक प्रभाव आने वाले समय में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। यह शहरी नियोजन, परिवहन एवं पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में खास तौर पे जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है उसमें भी बड़ा सुधार लाने की संभावना देखी जा रही है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा जो चरम मौसमी घटनाएं हैं, खास तौर पे जलवायु परिवर्तन के जो विभिन्न प्रभाव हैं, जैसे अगर देखेंगे हीट वेव का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, ओलावृष्टि का प्रभाव देखने को मिलता है, कोल्ड कह सकते हैं उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे जो विभिन्न कह सकते हैं घटनाएं होती हैं उनके जो प्रभाव होते हैं, और ये खास तौर पे अब जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत होने वाली घटनाएं हैं, तो इनके बारे में कह सकते हैं कि जानकारी भी हो जाएगी और इसके समाधान भी खोजे जा सकते हैं। ये मौसम निगरानी जो मॉडलिंग है, पूर्वानुमान एवं प्रबंधन है, और इसके अलावा अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसमें खास तौर पे उसके सुधार में ये तेजी से कह सकते हैं योगदान प्रदान कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो मौसम प्रबंधन की आखिर ज़रूरत क्यों है, तो देखिए जो क्लाइमेट चेंज है उसके प्रभाव तो अब धीरे धीरे देश दुनिया में परिलक्षित होने लगे हैं, और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हीट वेव जैसी समस्या देखने को मिल रही है, और इसी कारण से क्या है कि अब मौसम प्रबंधन की ज़रूरत पड़ रही है। और पर्यावरण और डेवलपमेंट के जो विभिन्न इशूज हैं उस पर काम करने वाली संस्था इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट को अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा गया कि आने वाले दिनों में जो हीट वेव के जो दिन हैं, जो नंबर ऑफ हीट वेव डेज हैं, वो अब तेजी से बढ़ेंगे, उनमें वृद्धि देखी जा सकती है। इसके लिए एक आंकड़े को हम देख सकते हैं। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 5 दशक 5 डिकेड्स के बीच में अगर एक जो आंकड़ा आया है उसमें देखें तो गंभीर जो हीट वेव है, जब सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, उसी को जो लू सामान्य तौर पे कहें वो हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो उसके जो दिनों की संख्या है वो अब तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे एक डेटा देखते हैं, देखिए ये दिया गया है 1961 से 70 यानी 60-70 के दशक में जो हीट वेव के अधिकतम दिनों की संख्या थी वो 74 डेज थी। यही अगर 70 से 80 के दशक की बात करें तो ये घटकर 34 डेज आ चुकी थी। फिर क्या है कि इसमें अब वृद्धि देखी जाने लगी, और ये धीरे धीरे यही आप कह सकते हैं कि अब अगर 60-70 के बाद जो लगातार क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है वो देखने शुरू हुए हैं, और उसका प्रभाव, उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि 70 और 80 के बाद फिर 80 और 90 के दशक में आप देखेंगे तो जो हीट वेव के जो डेज हैं वो बढ़कर 45 डेज हो गए हैं। इसके बाद ये संख्या और बढ़ी है, और 90 और 2000 के दशक में आएंगे तो ये 48 डेज हो चुकी है। इसके बाद अगर अगला जो दशक है वो 2000 से लेकर 2010 का दशक है, और इसमें आप देखेंगे तो 48 से लगभग ये क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है हीट वेव की जो नंबर ऑफ डेज हैं। और अब इसके बाद अगर आप आएंगे तो 2010 से अगर आप 2020 की बात करें तो ये जो अब आंकड़ा आएगा तो शायद इससे भी अधिक है, और फिर 2020 से 2030 का जो आंकड़ा है शायद इससे और अधिक हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ष में, पूरे साल में जो नंबर ऑफ हीट वेव डेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और इस कारण से
कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं और ये किसका प्रभाव है? कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का है। इसी कारण से अब मौसम को प्रबंधित करने की आवश्यकता देखने को मिलती है। इसके अलावा थोड़ा सा अपने देश के बाहर जाते हैं, विदेशों में देखते हैं कि आखिर जो वहाँ पर हीट वेव की घटनाएं हैं उनका क्या आंकड़ा है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अमेरिका में आएंगे तो यहाँ पर भी हीट वेव की जो समस्या है ये 99 में बड़े स्तर पे देखने को मिली। अगर हम शिकागो की बात करें तो जो अमेरिका का जो शिकागो है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1995 में बड़े स्तर पे ये समस्या देखने को मिली। इसके अलावा यूरोप में ये समस्या देखने को मिली, जापान में देखने को मिली, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली। तो जितने भी देश हैं वहाँ ये समस्या अब धीरे धीरे हीट वेव की देखने को मिल रही है। बढ़ती गर्मी इसके कारण अगर देखें तो जो मक्का की फसल है, गेहूं की फसल है, धान की फसल है, ये सबसे अधिक प्रभावित होती है। और आप देखिए तो पूरे दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसलें हैं वो यही है, मक्का, गेहूं, धान, और यही सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि खाद्य संकट, फूड क्राइसिस आने वाला है, ये अब दस्तक दे चुका है। अगर इसे मौसम को या जो क्लाइमेट चेंज है उस पर कंट्रोल नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में जो लोग हैं वो क्या होंगे, खाने बगैर मरेंगे, क्योंकि फूड क्राइसिस देखने को मिलेगी। क्लाइमेट चेंज ने कृषि पर बड़ा इम्पैक्ट डाला है। इससे मक्का फसल जो है वो ख़ास तौर पे प्रभावित होती है और ये जो तापमान और नमी है उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। तो इसके लिए जो अनुकूल कह सकते हैं जलवायु दशा है, अगर वो नहीं रहेगी तो फिर जो मक्का की फसल है ये इसका उत्पादन जो होगा वो प्रभावित होगा। और एक जो अनुमान है उसके मुताबिक वर्ष 2030 तक मक्के की फसल के उत्पादन में 24% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, ये बात कही गई है। और अगर मान लीजिए कि लगभग 1/4 की गिरावट हो गई तो सीधे क्या है कि जो अभी उत्पादन हो रहा है उसका अब क्या होगा, एक बड़ा अनुपात उत्पादन कम होगा। और इस कारण से जहाँ पर जो जितना खाद्य की कह सकते हैं आपूर्ति होनी चाहिए वहाँ उतनी आपूर्ति नहीं होगी। और जब खाद्य आपूर्ति और जो डिमांड है उसके बीच में गैप होगा तो फिर खाद्य संकट की समस्या देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा, भूखमरी की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी, फिर एक तरह से अकाल हो जाएगा। और जिस तरह से कुछ समय पहले आपने महामारी कोविड की पैंडेमिक महामारी देखी थी, वैसे ही क्या होगा कि भूखमरी जैसी महामारी आपको देखने को मिल सकती है। दुनिया के कई सारे क्षेत्रों के साथ भारत में भी ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। ठीक है, देखिए अब कुछ दशक में औसत अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 1.22% घट रही है मानसून की बारिश। तो देखिए ये जो आंकड़ा है ये कहा जा रहा है कि अगर सामान्य जो वर्षा होती है अगर उसकी तुलना में देखें तो इस समय क्या है कि जो वर्षा की मात्रा है वो लगातार कम होते जा रही है। जैसे अगर बात करें मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में राज्यवार अब तक हुई जो वर्षा है, और ये जो आंकड़े हैं ये वर्ष 2024 के सामान्य बारिश की तुलना में ये आंकड़े आए हैं। जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें काफ़ी वर्षा यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर सामान्य जो वर्षा है उससे 29% कम वर्षा हुई है। असम की बात करें तो यहाँ पर सामान्य वर्षा से 21% कम वर्षा हुई है। ऐसे ही क्या है कि जो विभिन्न राज्य हैं यहाँ भी यही स्थिति देखने को मिली है। कुछ बड़े जो राज्य हैं जहाँ पर कम वर्षा हो रही है उसमें अरुणाचल प्रदेश है, जबकि पूर्वोत्तर का जो ये राज्य है खास तौर पे यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पर वनाच्छादित क्षेत्र बहुत अधिक है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, यहाँ की जलवायु, यहाँ का वर्षा, यहाँ का तापमान। लेकिन अब क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी कारण से यहाँ पर देखें तो सामान्य से भी कम वर्षा हो रही है। इसके अलावा देखिए बिहार में देखें तो बिहार में जो सामान्य वर्षा होती है उससे 28% कम वर्षा हो रही है। आप समझ सकते हैं कि जो बिहार है, यूपी है, एमपी है, ये सब कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर मूल रूप से देखें तो आज भी ट्रेडिशनल कृषि की जाती है। जो परंपरागत कृषि है वो की जाती है। यहाँ पर छोटे आकार के जो जोत हैं उसके किसान हैं। अगर यहाँ पर वर्षा कम होगी और यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंचाई की जो समस्या है वो और विकराल होगी और आने वाले समय में ऐसे जो स्टेट हैं यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे उद्योग नहीं हैं या इस तरह के जो यहाँ पर देखें तो विभिन्न जो कह सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स हैं जो आय के साधन हो सकते हैं वो नहीं है। चूँकि यहाँ कृषि जो है वो मूल एक्टिविटी है और वो अगर प्रभावित हो रही तो
यहाँ पर तो पक्का है कि भूखमरी की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में राज्यवार अब तक हुई जो बारिश है उसमें अगर देखें, मेट्रोलॉजिकल जो सब डिवीज़न है उसमें उड़ीसा की बात कही जा रही है और 1 जून से लेकर 24 सितंबर के बीच की जो बारिश है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये मात्रा लगातार कम होते गई है। देखिए ये आंकड़ा लगातार कम हो रही है और आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश जैसा जो राज्य है यहाँ भी औसत वर्षा से 14% कम वर्षा हुई है। सबसे जो बड़े आंकड़े आए हैं ये गुजरात से आए हैं। गुजरात में देखिए तो सामान्य वर्षा से 41% कम वर्षा हुई है। इसके अलावा जो गोवा है यहाँ पर सामान्य वर्षा से 44% कम। तो देखिए गोवा तो उतना प्रभावित नहीं होगा क्योंकि ये टूरिज्म वाला स्टेट है और छोटा सा राज्य है। यहाँ पर कृषि उस स्तर पे नहीं की जाती है, तो यहाँ की जो इकोनॉमी है वो क्या है, वो बैलेंस हो सकती है। जैसे गुजरात जैसा राज्य है जहाँ पर जो सामान्य वर्षा होती है उसकी आधी वर्षा होगी वहाँ पर, तो यहाँ का जो क्षेत्र है ये काफ़ी प्रभावित होगा। तो ये कुछ आंकड़े थे जिन पर हमने चर्चा की। इसके अलावा अगर देखें तो मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में राज्यवार अब तक जो बारिश हुई है वो लगातार कम हुई है और ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि अब भारत में जो क्लाइमेट चेंज है उसके जो असर है, उसके जो प्रभाव हैं और ख़ास तौर पे ये नकारात्मक प्रभाव हैं वो परिलक्षित होने लगे हैं। तो अब क्या है कि सरकार को, हम सभी को यानी जो देश के नागरिक हैं उन्हें अवेयर होने की आवश्यकता है। जहाँ से भी संभव हो सकता है हमें जो क्लाइमेट चेंज के जो कारण हैं उन पर ख़ास तौर पे रोक लगाने पर जोर देना होगा। और सामान्य स्तर पे देखें तो सरकार के स्तर पे तो इस पे कार्य किया ही जा रहा है। हम नागरिकों के स्तर पे भी क्या किया जाना चाहिए, तो इस पर रोक लगाए जाने के प्रयास किया जाना चाहिए और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता बढ़ाना। तो ये हम देखेंगे। इसके अलावा उत्पादकता पर भी असर देखने को मिल रहा है और इसके अलावा तापमान बढ़ने से घंटों की जो नुकसान है वो भी देखने को, जो वर्किंग आवर होता है, कार्य करने के जो घंटे होते हैं, जो समय होता है वो भी अब प्रभावित हो रहा है। जैसे कुछ देशों की बात करते हैं, जैसे भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, सूडान है। तो यहाँ पर मौजूदा जो तापमान है उसमें क्या है कि वृद्धि देखने को मिल रही है और इस वृद्धि के बाद जो यहाँ पर वर्किंग आवर है वो अब प्रभावित हो रहा है और इसी कारण से कहा जा रहा है कि मौसम में बदलाव से एक तरफ जहाँ पर्यावरण खराब हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक और शारीरिक क्षति भी देखने को मिल रही है। यही नहीं, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि मौसम में हो रहे लगातार बदलाव की वजह से हर देश में रोजाना काम के जो घंटे हैं वो तेज़ी से कम हो रहे हैं, उनमें नुकसान देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पे नेचर जर्नल जो कह सकते हैं मैगजीन है, इसमें प्रकाशित रिपोर्ट की माने तो भारत में इसकी वजह से काम के जो घंटे हैं, जो 14 वर्किंग दिन है, उसमें आकलन किया गया तो 12 वर्किंग घंटों के आधार पर नुकसान हो जाता है। ये बात कही गई है नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मौसम की आपदा की वजह से लोग जो है ये छोड़ रहे हैं अपने घरों को। जैसे बहुत सारे देश में जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो तापमान इतना अधिक हो जाता है कि वहाँ पर रह पाना संभव नहीं है। क्योंकि अगर बात करें तो ठीक है, बहुत लोगों के पास सुविधाएं हैं, वो एसी लगा सकते हैं अपने घरों में, जो भी वातानुकूलित करने के लिए जो समस्या है उसका समाधान खोज सकते हैं। लेकिन अगर ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो आप समाधान खोजेंगे कहाँ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये समाधान है यही आने वाली जो पीढ़ी है उसके सामने समस्या उत्पन्न कर रही है। उसके आंकड़े आप देखिए, तापमान बढ़ने से इतने घंटों का हो रहा है नुकसान। देखिए भारत में अगर देखेंगे तो ये जो नुकसान है ये अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अधिक हो रहा है और इसी कारण से ये जो विषय है ये चिंताजनक बना हुआ है। क्योंकि पहले से ही अपने देश में देखें तो जो वर्किंग आवर है ये एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब चूँकि क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव हैं वो अब दिखने लगे हैं। कास्ट ऑफ क्लाइमेट जो इनएक्शन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रेस माइग्रेशन रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम से जुड़ी जो आपदाएं हैं उनकी वजह से 2050 तक 4.5 करोड़ भारतीय अपनी जगहों से क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। ये एक बड़ा आंकड़ा है। आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2050 ये बहुत दूर नहीं है, ये मात्र 25 वर्ष ही है और इसमें ये कहा जा रहा है कि कितनी आबादी, तो 4.5 करोड़ यानी 5 करोड़ के आसपास जो आबादी है उसे पलायन करना पड़ सकता है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 तक 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो देखिए अभी तक लगभग 1.5 करोड़ जो लोग हैं वो विस्थापित हो चुके हैं। इस समस्या के कारण आपदा से बड़े स्तर पे इकोनॉमिक कह सकते हैं कि क्षति देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट की माने तो वर्ष 1998 से 2017 तक भारत को भूकंप, सुनामी, तूफान, तापमान, बाढ़, सूखे की वजह से लगभग 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो ये एक बड़ा नुकसान है और इस कारण से ये चिंता का विषय बना हुआ है और इसी कारण से हम सबको इसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा। इसके लिए जो भी सकारात्मक पहल हो सकती है उसको करना होगा और चूंकि सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और हम सभी का दायित्व है कि हम भी सरकार का सहयोग करें। तो इस तरह से ये आज हमारे चर्चा का विषय था। चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, मिशन मौसम के लिए कुल कितना बजट निर्धारित किया गया है? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 2100 करोड़ और 3000 करोड़ रुपए। तो इस तरह से हमने चर्चा कर लिया मिशन मौसम कैसे समाधान करेगा क्लाइमेट चेंज का और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।